सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, जिसकी मदद से वो डंजन में जाके मॉन्स्टर या फिर डीमन से फाइट करके उन्हें हराते हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स को कहा जाता है हंटर्स। अब इन हंटर्स की अलग अलग रैंकिंग देखने को मिलती है जो ई से लेके एस तक वेरी करती है और कुछ ऐसे भी हंटर्स हैं जो एस रैंक से भी ऊपर चले जाते हैं जिन्हें नेशनल लेवल के हंटर्स कहा जाता है, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो सीरीज के अंदर हमें ऐसे काफी सारे हंटर्स देखने को मिले हैं जो हमारी एस रैंक के ऊपर आते हैं। तो उन सभी में से जो टॉप 15 हंटर्स है, आज हम उन्हें रैंक करने वाले हैं और उनकी एबिलिटीज को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन हाँ, इससे पहले हम ऑलरेडी काफी सारी चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं, जैसे जिन्वू की क्या क्या एबिलिटीज है, उसके पास क्या क्या स्किल्स है और उसके पास कितनी शैडोज है, उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है। तो आप इनके बाद उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपनी रैंकिंग के साथ, जिसमें से नंबर 15 पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है केंजू टनाका। ये एक जापानीज हंटर था जो हमें जेजू आइलैंड की आग के दौरान देखने को मिलता है, जो एक तरह का शॉर्ट्समैन था। अब देखो, जेजू आइलैंड के आग के दौरान जापान जो है वो कोरिया की मदद करने के लिए एक टॉप रैंक हंटर्स की टीम भेजती है, जिसको ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का नाम दिया गया था, जिसको गोटो रियोजी लीड करता है और केंजो भी उसी में से एक होता है। अब जेजू आइलैंड की रेड शुरू होने से पहले 4 वर्सेस 4 हंटर्स यानी जापान एंड कोरिया के जो बीच में एक प्रैक्टिस मैच होता है, उसके अंदर हमें केंजो की स्ट्रेंथ विटनेस करने को मिलती है, जहां पे वो एम डांग वुंग को इजीली डिफीट कर देता है, जो कोरिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक का हंटर था। अब देखो, इसने जेजू आइलैंड की जो रेड थी उसके अंदर काफी सारी एडवांस एंड को डिफीट किया था, लेकिन ये एंड किंग के सामने खड़ा नहीं हो पाता है और मारा भी जाता है। एंड इसके बाद नंबर 14 पे हमें देखने को मिलता है बेक योन हो। अब देखो, जितने भी नाम हम हंटर्स के सुनने वाले हैं ये सारे हमारे कोरियन नेम हैं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़े हार्ड हैं। बाकी हाँ, ये वाला वो हंटर है जो हमें सीरीज के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले दिखाया जाता है और ये सीरीज में शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओवर पावर्ड है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमें और भी हंटर्स देखने को मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें इसका फुल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसकी हाइब्रिड फॉर्म भी देखने को मिलती है, जो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये हो पाता है क्योंकि इसके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक होता है, जो बहुत ही कम हंटर्स हैं जो यूज कर पाते हैं। और ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर भी होता है, जिसकी अपीयरेंस आपको एपिसोड 7 या फिर 8 के अंदर देखने को मिलने वाली है, वो भी एनिमी के अंदर। एंड इसके बाद हमें नंबर 13 पे देखने को मिलती है इस सीरीज की वेफू, जो लिटरली में एपिसोड 1 के आते ही बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाहे इनके बारे में, जो इस सीरीज की फीमेल लीड भी है और हमारे जिनवू की फीमेल लव इंटरेस्ट भी है, जिसे हमने एनिमी के पहले एपिसोड के अंदर विटनेस करा था। और ये इतनी सुंदर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है और ये इस पूरी लिस्ट के अंदर इकलौती फीमेल हंटर है जो कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड यानी हंटर गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट भी होती है। और ये अपनी एबिलिटी से किसी के भी माना के फ्लक्चुएशन को इजीली सेंस कर सकती है और ये किसी भी हंटर्स को बिना देखे उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकती है और उसे आइडेंटिफाई भी कर सकती है। और इसी एबिलिटी के चलते ही ये हमारी जिन्वू के साथ अट्रैक्ट होती है, जो आप जब सीरीज में आगे देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। और ये सीरीज के अंदर उन एक कैरेक्टर में से है जिसे हमारा जिन्वू एक्नॉलेज करता है कि हाँ, ये स्ट्रॉन्ग है। और जेजू आइलैंड आग के अंदर जितने भी हंटर्स हमारी इस रेड में शामिल होंगे उन सभी में से सबसे ज्यादा एंड्स अगर किसी ने मारी है तो वो इस बंदी ने मारी है, वो भी अकेले। अगर हम स्पेसिफिकली कोरिया की बात करें तो ये हमारे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की लिस्ट के अंदर आती है। एंड इसके बाद नंबर 12 पे हमें देखने को मिलता है चोई जोंग इन, जो ऑब्वियसली हमारी चाय हिंद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये उसी गिल्ड का प्रेसिडेंट होता है और उस गिल्ड को लीड करने का भी काम करता है। और तो और ये एक मेज टाइप का हंटर होता है, इसलिए इसकी जो स्पेशलिटी होती है वो फायर मैजिक के अंदर होती है, जो अपनी फ्लेम्स को काफी आसानी से और काफी तरीके से यूज करके दिखाता है। मतलब आप इसके सीरीज के अंदर काफी फ्लेम के कारनामे देखने वाले हो और ये अपनी फ्लेम्स को ही यूज करके फ्लेम से स्पीयर, ड्रैगन जैसी काफी पावरफुल अटैक को अपने अपोनेंट पे यूज कर सकता है। और तो और ये इसको ऑफेंस के साथ साथ उसे डिफेंस में भी यूज कर सकता है। एंड इसकी एक एबिलिटी है फ्लेम प्रिजन, जिससे ये काफी सारे स्ट्रॉन्ग डीमन तक को होल्ड करके रख सकता है, मतलब उन्हें कैप्चर कर सकता है। तो सीरीज में जब तक हमें जेजू आइलैंड आर्क नहीं देखने को मिलेगी उससे पहले ये कैरेक्टर काफी ओवर पावर्ड तरीके से देखने को मिलेगा। बाद में पता लगता है कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है मौजूद इस दुनिया के अंदर। एंड इसके बाद नंबर 11 पे हमें देखने को मिलता है हमारा गोटो रियोजी, जो जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है, जो हमें जेजू आइलैंड आर्क के टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो एक बहुत पावरफुल गिल्ड का लीडर भी होता है और उस गिल्ड को लीड करने के साथ साथ ये उस गिल्ड का मास्टर भी होता है। और जब ये जेजू आइलैंड आर्क के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसकी प्रेजेंस को सेंस करने के बाद काफी सारे एस रैंक के हंटर भी हमारे इंटिमिडेट हो जाते हैं कोरिया के। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो हमें तब देखने को मिलता है जब इसकी 1-on-1 फाइट होती है जिन्वू के साथ। अब वो अलग बात है कि उसके अंदर भी हमारा जिन्वू ओवर पावर्ड होता है, लेकिन फिर भी इसकी बैटल काफी ज्यादा अच्छी होती है। और आगे
आगे जाके जब ये एंड किंग के साथ फाइट करता है तो ये उसकी इनक्रेडिबल स्पीड को भी मैच कर पाता है। लेकिन हाँ, वो उसके सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा एंड किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके साथ लड़ने के बाद ये कुछ ही देर में ही डिफीट होकर मारा भी जाता है। एंड इसके बाद नंबर 10 पे हमें देखने को मिलता है यूरी ऑर्लोव, जो रसिया का एक बहुत ही पावरफुल एस रैंक का मेज था और ये पैसों का बड़ा भूखा होता है और इसे अपनी पावर के ऊपर घमंड भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब जापान में एक एस रैंक का गेट उभरता है तब ये उसके लिए काफी बड़ी रकम चार्ज करता है। लेकिन वो अलग बात है कि ये उस गेट के सामने टिक नहीं पाता है और इसी गेट को हमारा आगे जाके जिन्वो डिफीट करता है और वहीं से उसे जिम्मा मिलता है जो ऐसा उसकी बहुत ही पावरफुल शैडो भी होती है। लेकिन अगर हम इस बंदे की फीट्स के बारे में बात करें तो वो काफी इंप्रेसिव है क्योंकि इस बंदे ने अपने अकेले दम पे ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को इजीली डिफीट कर दिया था, वो भी बिना एफर्ट लगाए। और ऐसा भी हमें रूमर्स के तौर पे सीरीज के अंदर देखने को मिलता है कि ये बंदा अकेले ही एस रैंक के गेट को क्लियर कर सकता है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। तो हाँ, ये बंदा बहुत पावरफुल था क्योंकि इसके पास काफी पावरफुल बैरियर्स और ये सील को क्रिएट कर सकता था जिससे ये काफी सारी रेड में डिफेंस के तौर पे काम करता था। एंड इसके बाद हमें नंबर 9 पे देखने को मिलता है लेनार्ट नियरमन, जो हमें तब इंट्रोड्यूस कराया जाता है जब हमारा जिन्वो इंटरनेशनल गिल्ड की कॉन्फ्रेंस जो यूएस में हो रही होती है उसके लिए जाता है और ये बंदा उसको एयरपोर्ट पे ही विटनेस कर लेता है, जहां पे ये उसको इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब ये उसकी शैडो को देखता है ये तभी समझ जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और ये उन कैरेक्टर्स में से है जो ये उसकी शैडो आर्मी को विटनेस कर पाता है और ये तभी डिसाइड कर लेता है कि ये जिन्वो की तरफ घूलेगा। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो ये कितना बंदा स्मार्ट था, क्योंकि इसे पता था ये जिन्वो को हरा तो नहीं सकता है क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो बेफजूल के उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बंदा काफी स्मार्ट होता है और ये हाँ स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसका आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड की रैंकिंग के अंदर ये 12th रैंक का हंटर था और ये मोनार्च आग के टाइम पे ये एक मोनार्च के अगेंस्ट में अपने ब्लास्ट उसके फेस के ऊपर हिट करता है, जो काफी डिसेंट फाइट लगती है देखने में क्योंकि इसके सामने हमारे थॉमस एंड्रियो को भी काफी मुश्किल हो रही थी फाइट करने में। तो अब आइडिया लगा सकते हो कि ये स्मार्ट के साथ साथ इंटेलिजेंट भी था और ये बहुत स्ट्रांग भी था। एंड इसके बाद हमें नंबर 8 पे देखने को मिलता है जोनस, जो नेशनल लेवल रैंक का हंटर था, जो ब्राजील का सबसे ज्यादा स्ट्रांग हंटर माना जाता था। और ये सीरीज में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही इसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है और इस ट्रेजेडी के साथ ही ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है जब हमारा जिन्वो इंटरनेशनल गिल्ड की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता है। उस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ही यही होता है कि हमारे एस रैंक के हंटर्स को मारा जा रहा है, मतलब कोई नेशनल हंटर्स के पीछे है, जिसमें शक तो हमारे जिन्वो के बाप के ऊपर जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ही वॉज किल्ड बाय अ मोनार्च। अब मोनार्च ने इसे मारा था, इसका मतलब है कि ये भी एक रूलर का वेसल था जो स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर सकता था और रूलर्स अथॉरिटी जैसी एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। एंड इसके बाद हमें नंबर 7 पे देखने को मिलता है सिद्धार्थ बच्चन, जो हमारे इंडिया से बिलोंग करता था और इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड नेशनल लेवल के नंबर पे 4 पे आता था, मतलब ये 4th नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था, जिसका एक खुद का गिल्ड था जिसका नाम था फिएंड गिल्ड, जिसके पास फायर को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी और ये फ्लेम्स एंड एक्सप्लोजन को क्रिएट कर सकता था। और ये भी एक तरह का रूलर्स की वेसल था जिसकी वजह से ये रूलर्स अथॉरिटी एंड टेलीकाइनेसिस जैसी एबिलिटी को यूज कर सकता था और तो और ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन को भी यूज कर सकता था। वैसे भी सारे नेशनल लेवल के हंटर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ दी यही एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है गोगन ही, जो हमारे कोरिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और ये हमारे हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी होता है, जो सभी हमारे गिल्ड को कंट्रोल करता है कि कब कौन सी रेड कौन सा गिल्ड करने वाला है। तो आप इस बंदे को हमारी सोलो लेवलिंग का गार्प भी कह सकते हो क्योंकि ये बंदा इतनी एज में जाने के बाद भी सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही काफी सारे हंटर्स को इंटिमिडेट कर सकता है। अब ये भी एक तरह का वेसल ही होता है, लेकिन ये वेसल था फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी का, जहां पे इसकी फुल पावर हमें तब देखने को मिलती है जब ये आइस मोनार्च के साथ फाइट करता है। अब देखो ये उस फाइट में जीत नहीं पाता है और मारा जाता है, लेकिन हाँ ये स्ट्रांग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये रूलर्स की एबिलिटी को पोजेस करता है, जिसका मतलब यह है कि अल्टीमेट वन जो एक्सटर्नल बीइंग है उन्होंने दी होती है ये पावर। और अगर ये बंदा अपने प्राइम पे होता है तो ये काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है क्रिस्टोफर रीड। ये यूएस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक था और ये 5 नेशनल लेवल के हंटर्स की लिस्ट में भी आता था, मतलब ये बेसिकली नंबर 3 की रैंक को होल्ड करता था, जिसके पास स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन था और इस बंदे ने उस चीज को प्रॉपरली यूज करके भी दिखाया था। और हमारे गोगुन ही की तरह ही ये भी रूलर्स का एक वेसल था, इसलिए इसके पास भी काफी सारी एबिलिटीज होती हैं, लेकिन ये बंदा भी मोनार्च के साथ फाइट करते हुए मारा जाता है। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें देखने को मिलता है ल्यूई जिंगकांग, जो चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था और हमारे 5 नेशनल लेवल के हंटर्स की रैंक 2 पे भी था। और अगर हमारा जिन्वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता तो ये हमारे एशिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था और इसीलिए इसे हीरो ऑफ चाइना भी कहा जाता था। और इसकी सबसे बड़ी फीट तो ये थी कि इसने बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ जेजू आइलैंड के काफी सारी एंट्स को बहुत ही आसानी से डिफीट कर दिया था। और अगर इसके सामने बेरू इनकाउंटर करता तो
तो ये उसे आसानी से हरा देता। और ये बंदा भी रूलर्स का वेसल था और इसलिए इसके पास भी रूलर्स अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी थी। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ये रूलर्स की एबिलिटी है क्या, तो बेसिकली इसी की वजह से हमारा एक यूजर जो है टेलीकाइनेसिस को यूज कर सकता है। उससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी इंसान को अपने हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जो हम टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी बहुत सारी चीजों में पहले ही देख चुके हैं। एंड इसकी बात नंबर 3 पे हमें देखने को मिलता है थॉमस एंड्रे, जो यूएस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड यानी कि स्केवेंजर गिल्ड का लीडर था और ये 5 नेशनल लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता था। और बेसिकली ये एक टैंकर टाइप का हंटर होता है और ये रैंक 1 पे है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो बेसिकली हमारे जिन्वू के पहले ये हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कहा जाता था, जिसको एक गोलियत का भी टाइटल दिया गया था, क्योंकि बेसिकली गोलियत का ये मतलब होता है जो एक ऐसे बंदे को दिया जाता है जिसका मतलब है बड़ा और पावरफुल इंसान। जो ये टाइटल इसकी एबिलिटी को देख के दिया गया है, क्योंकि ये अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर अपनी फिजिक्स को काफी ज्यादा मैसिव कर लेता है और इसका साइज भी बड़ा हो जाता है और बहुत ही कम लोग हैं जो इसके आगे टिक पाते हैं। और ये बंदा आपको इसलिए भी पसंद आएगा क्योंकि इसकी कॉमरेडशिप काफी तगड़ी थी, जो हमें तब विटनेस करने को मिलती है जब हमारा हुआंग डोंग सू मर जाता है, तो ये उसको फिर भी काफी अच्छे तरीके से डील करता है। और जब इस बंदे को ये चीज पता चलती है कि जब इसने जिन्वू से फाइट करी थी उस टाइम के दौरान पे जिन्वू ने इसके गिल्ड के किसी मेंबर को भी चोट नहीं पहुंचाई होती है, तो ये उसको अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एज अ गिफ्ट में देने को तैयार हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसने उसके गिल्ड के किसी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाई होती है, जबकि खुद बहुत बुरी तरीके से हारा होता है उससे उससे थोड़ी देर पहले ही। तब भी तो अब इससे आइडिया लगा सकते हो कि बंदे की पर्सनैलिटी कितनी तगड़ी थी। और तो और अगर हम जिन्वू को साइड कर दे तो ये बंदा सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, एक्सेप्ट उसके बाप के भी, जो हमें अभी सेकंड रैंक पे देखने को मिलता है। तो हाँ, ऑब्वियसली हमारे नंबर 2 पे देखने को मिलता है संग हुआंग, जो हमारे जिन्वू का बाप था, जो एक एस रैंक के गेट के अंदर काफी टाइम तक बंद रहता है, जिसकी वजह से वो उस टाइम को यूज करता है और एक इमेंस पावर एंड स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। और इसकी देखो रैंकिंग हमें सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस बंदे ने आसानी से हुआंग डोंग सू को इजीली डिफीट कर दिया था, जो हमारे जिन्वू के पीछे हाथ धो के पड़ा था। और जब ये उसके बाप को थ्रेट करने की कोशिश करता है तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और तो और ये हमारे दो मोनार्च यानी कि आइस एंड बीस्ट मोनार्च को काफी इजीली हैंडल कर लेता है और ये एक रूलर का वेसल भी था। और इसी की वजह से जिन्वू को एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, जिससे वो प्रॉपर हील होके और भी ज्यादा स्ट्रांग होके वापस आ पाता है। अब देखो, इसको थॉमस से ऊपर रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे जो मोनार्च थे उसके सामने हमारा एंड्रयू इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन उनके सामने हमारा हुआंग बहुत तगड़ी बैटल देते हुए दिखाई देता है और इसके पास काफी सारी एबिलिटीज थी, जिसमें एक स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन भी थी। एंड इसके बाद नंबर 1 पे ऑब्वियसली हमें संग जिनफू देखने को मिलता है, जो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें वीकेस्ट हंटर के रूप में देखने को मिला था, लेकिन टाइम के साथ ये लेवल अप करने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये सभी हंटर्स, सभी नेशनल लेवल के हंटर्स, सभी मोनार्च एंड सभी गॉड्स तक को सरपास कर देता है। तो अगर आपको ये जानना हो कि हमारा संग जिनवू आखिर था कितना स्ट्रांग, एबिलिटी एंड स्किल्स वाली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले, जहां पे हमने इसकी टॉप 10 एबिलिटीज के बारे में बात किया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग था। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और ऐसे ही सोलो लेवलिंग से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।